पिछले साल नववर्ष की शोभा यात्रा के दौरान करौली में जो कुछ हुआ, क्या आप लोग उसको भूल सकते हैं क्या? जरा माताएं बहनें बताएं, क्या इसको भूल सकते हैं क्या? जरा उस तरफ जो लोग दूर दूर बैठे बताएं, भूल सकते हैं क्या? क्या इसे भूल सकते हैं क्या? आप सब लोग बताइए, क्या इसको भूल सकते हैं क्या? ये 2023 में करौली जिले की चुनावी रैली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करौली की जनता को अप्रैल 2022 के दंगे याद दिला रहे हैं, जिसमें रामनवमी से पहले हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा पर जिहादी और पीएफआई से जुड़े आतंकी तत्वों ने जानलेवा हमला किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जिन करौली दंगों की याद इस चुनावी रैली में जनता को दिला रहे थे, उन दंगों की पीड़ा आज तक करौली की जनता नहीं भूली। लेकिन लगता है हिंदू सेंटिमेंट्स के नाम पर वोट मांगकर राजस्थान में सरकार बनाने के बाद मोदी और उनकी भाजपा इन हिंदुओं को भूल गई। आज 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं जिन पर हमला हुआ, उनको आज तक न्याय नहीं मिला, और जिन्होंने हमला किया वो खुले में घूम रहे हैं। ध्यान देना, राजस्थान में सरकार भाजपा की है। करौली में 3 साल बाद क्या हाल है और भाजपा ने न्याय के लिए क्या क्या किया, देखिए करौली से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। आज से लगभग 1.5 साल पहले जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो नारा दिया कि नहीं सहेगा राजस्थान। जनता को लगा कि अब न्याय होगा, अपराधियों को दंड मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं सहेगा राजस्थान मात्र एक चुनावी जुमला बनकर रह गया और जनता को बेवकूफ़ बनाकर सरकार बनाने का टूल साबित हुआ। आज जिस जगह मैं खड़ी हूँ, यहीं पर 2022 में बाइक रैली के दौरान एक जानलेवा जिहादी हमला हुआ था। ये वही गली है, वही मोहल्ला है और वही मस्जिद है जहां उस दिन हमला हुआ था। बहुत भयावह मंजर था। यहाँ से शांतिपूर्ण रैली जा रही थी, कुछ लोगों ने छत पे से पथराव करना चालू किया था और एकदम पत्थरों की ऐसी बरसात हुई कि उसमें हमारी 40-45 व्यक्तियों के लगी। जैसे ही ऊपर से पत्थर गिरे हैं, उसके बाद बाइकें गिर गई हैं, लोग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वो अपनी शटरों को खोल के डंडे, पत्थर और तलवार जो भी उनके हाथ में थी उनसे हमला किया। लोग वहाँ भजने लगे, आगे बच्चे थे, हम बचाने के लिए निकले तो किसी ने मेरे सिर पे डंडा मारा जिससे मेरा सर फट गया। यात्रा पर करंट डालने का पूरा प्लान था, मारने का पूरा प्लान था, मारने का। अभी तक कोई न्याय की उम्मीद नहीं है और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार बदल चुकी है। करौली में जो कुछ हुआ, क्या आप लोग उसको भूल सकते हैं क्या? ये घटना हुई थी उस दिन के फोटोज और वीडियोस आज भी सबूत के तौर पर मौजूद है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जिन लोगों ने हमला किया वो उन्हें बखूबी पहचानते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं पत्थर फेंकने वाले जिनके साथ इनका बचपन बीता था। जब ये दंगे हुए थे तो ये जो भाई साहब मेरे साथ हैं, ये भी उस दंगे में मौजूद थे, तो इनसे जानते हैं कि उस समय हुआ क्या था। आप दंगे के समय में वहाँ पर थे? उस दिन मैं फूटाकोट चौराहे पे आया, उस दिन ये यात्रा जा रही थी, शांतिप्रिय यात्रा जा रही थी, राम यात्रा थी 2 अप्रैल की। शांतिपूर्वक थी? शांतिपूर्वक जा रही, राम जी के भजन गाने चलते जा रहे थे, उसमें आराम से मतलब हमारे बच्चा पूरी यात्रा सब निकल रही थी। उसके बाद में क्या है कि फूटाकोट में इनका यात्री का स्वागत करा था, यात्रा का पूरा का। क्यों वहाँ पे मेरे भाइयों ने, छोटे ने और मैंने कहा था कि यार देखिए होरी सी कैसे मर रही है नीचे। सम्मी बना था, प्रहलाद व्यास मेरा छोटा भाई था, उन्होंने मेरे को बोला था। मैं अकेला उन पे से एक डंडा लेके यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से ये यहाँ तक और आगे तक, यहाँ से मैं वापस हो गया हूँ। पत्थरों की वो थी, बहुत बरसात हो रही थी, बच्चों नीचे पड़े थे, बाइक पड़ी थी एन ऊपर तक, पूरी बाइक पड़ी हुई थी एन वहाँ से एन वहाँ तक मस्जिद तक पूरी बाइक थी, कुलदीप पाल जी के मकान तक पूरी बाइक रैली यहाँ तक मैं आया हूँ। बाद में जब मेरे को मालूम हुआ है कि दंगा पत्थर फेंक दिए उन्होंने, जब मैं यहाँ से आपको यहाँ तक मैं आया हूँ, फिर मैंने देखा है हमारे ये
जफर भाई है एक, तो उनके बच्चे थे, इनके मकान है सारे, ये पूरे मकान थे जो वो तो पूरी वीडियो में आ रहे हैं सब, पहले ही वायरल हो चुकी है उनकी वीडियो सारी जो है अपराध इनकी, जो इनने पत्थर फेंके इनकी सबकी वीडियो वायरल है मीडिया में सबकी। अकेलों में निकाल के ले गया हूँ, फिर आगे ये मंदिर है उनसे ऊंचाई पर मैं गया हूँ, जब मेरे बराबर यहाँ तक पटवाजी की दुकान तक आ चुके हैं। वो पटवाजी की दुकान पे से फिर उसको लूट के भी ले गए सारे, सामने शटर बंद कर ली। इधर से गंदी गाली कमेंट, कोई पूरा इन्हें क्या बोल रहे थे वो? इनकी तुम्हारी अच्छी तुम पे हो जैसे कर लो और आ जाओ वापस, ऐसे कमेंट इन्हें कर गंदी गाली कर ली, जांग फटकार गए कि आ जाओ तुम आ सको। ये स्थिति है एक शांतिपूर्वक रैली जिसमें किसी तरह का कोई आपत्तिजनक नारा नहीं था, किसी तरह के कोई आपत्तिजनक गाने भी नहीं बजाए जा रहे थे जैसा कि इन्होंने भी बताया, लेकिन फिर भी आपने मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब वो लोग इन्होंने जैसे जो बताया दृश्य आप खुद सोचिए वो क्या रहा होगा। यहाँ पे बच्चे जो हैं खून से लथपथ, एक जिहादी जानलेवा हमला होता है और फिर उसके बाद वो धमकाते हुए इन गलियों से निकलते हुए इनको धमकी देते हुए जाते हैं कि हमने हमला किया है, अब क्या करोगे आगे। करौली में जो कुछ हुआ, क्या आप लोग उसको भूल सकते हैं क्या? तो ये वही गली है जहाँ पे उस दिन जो है बाइक रैली पर हमला किया गया था। मैं आपको जो पूरा मंजर उस समय रहा होगा वो समझाने की एक छोटी सी कोशिश करती हूँ। तो ये अभी देख पा रहे ढलान जो आप देख रहे हैं, सुनील जी जरा कैमरा घुमाइए इधर। तो ये जो ढलान है यहाँ से रैली आई है, इस रैली के यहाँ पर आते आते जब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है इधर से, और वो जो देख रहे हैं आप वो जो है पूरा जो है मजहबी पक्ष का इलाका आता है, और यहीं पे जो जैसे ही रैली ने एंटर किया उन पर पत्थरबाजी कर दी गई और उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। करौली में जो कुछ हुआ, क्या आप लोग उसको भूल सकते हैं क्या? और आज 3 साल होते आ रहे हैं लेकिन वो जिहादी जो हैं जेल के सलाखों के पीछे तो नहीं पहुंच पाए हैं, वो आज भी खुलेआम करौली में घूम रहे हैं। मेरे पास एफआईआर की कॉपी इस वक्त मौजूद है। शमसुद्दीन बच्चू, इमामुद्दीन हरमन, आसिफ, कुतुबुद्दीन, इकरामुद्दीन, वसीम, नदीम, सद्दाम, फरमान, मज़न, यासीन, काशिम, अजरुद्दीन, वसीम, रहमान, सुलेमान, बरखास्त, मतलूब, फिरोज़, हासिम, ये सारे नाम तो एफआईआर में दर्ज हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम एफआईआर तक ही रह गए। इन पर कार्रवाई आज 3 साल बाद भी नहीं हुई है। और हिंदू पक्ष में इस घटना के बाद जो बहराप, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जिस पक्ष ने हमला किया यानी मजहबी पक्ष ने, उसी पक्ष ने 10 से 15 एफआईआर उस पक्ष के खिलाफ दर्ज करवा दी जो पिटा यानी पीड़ितों के खिलाफ। और हिंदू पक्ष जिन पर हमला हुआ, जिनके बच्चे घायल हुए, उस पक्ष ने डर के कारण एक भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। प्रशासन ने उस समय जांच तो की, लेकिन जांच में वही उनका पुराना सो कॉल्ड सेक्युलर बैलेंस दिखाने की कोशिश की गई, जहां पर उन्होंने दंगाइयों के नाम तो एफआईआर में लिखे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उन लोगों के भी नाम इस एफआईआर में जोड़ दिए जो इस रैली का हिस्सा थे, यानी पीड़ितों के नाम भी एफआईआर में जोड़ दिए गए। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जिनके लगी है, बेगुनाह बच्चे जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं, अपनी तरफ से एक तू भी किसी से नहीं बोला, अब वो कम से कम ज़्यादा नहीं 40-40 दिन की जेल काट के आए हैं। बेबुनियादी तरीके से उनको फंसाया गया, बाकी के सारे केस को पूरे को मोटिवेट करके और हमारे ऊपर रख दिया गया, जबकि जिहादियों ने जो हमला किया था वो इनकी सोची साजिश थी।
करौली में जो कुछ हुआ, क्या आप लोग उसको भूल सकते हैं क्या? तो ये जो हैं ये शख्स जो अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं ये उस बाइक रैली का हिस्सा रहे हैं। तो मैं इन्हीं से जानूंगी कि उस समय क्या मंजर उस समय रहा होगा। तो उस समय आप बाइक रैली में मौजूद थे? हाँ मैं कैसा मंजर था उस समय? उस दिन बहुत तगड़ा मौत का मंजर था मैडम। हम आ रहे थे, जब रैली लेके आ रहे थे, हमारे 1% भी हमने कुछ अवैध कुछ बोला ना कुछ किया। हम पे फालतू में पत्थर फेंके गए थे। लेकिन जो मजहबी पक्ष है उसका दावा है कि रैली में जो है आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे, ऐसा कुछ था? कोई आपत्तिजनक गाने नहीं बजा रखे थे मैम। सब सही रैली आ रही थी हमारे पास, एकदम शांतिपूर्वक रैली आ रही थी मैम। हमारे ऊपर फालतू में पत्थर फेंके गए थे, और छोटे मोटे पत्थर नहीं है, बड़े से बड़े चीरियाँ फेंकी गई थी। बहुत बड़ी से बड़ी चीरियाँ फेंकी गई थी। हमको मारने का प्लान था मैडम। हमारा सबसे पहले करना इनका प्लान था, इनका तार तोड़ने का प्लान था हमको। ये तार तोड़ने का प्लान था इनका मैम, ये तोड़ने का प्लान था हमको, ऊपर जाने का एंड बिल्कुल मारने का प्लान था इनका मैम। पूरा बचपन इनके साथ ही गुजरा, फिर भी इन्होंने हमारे ऊपर 1% सोची नहीं कि भाई हमारे साथ हैं या है हमारे परिवार की है, हमारे हिंदू समाज में कुछ भी XYZ। तो जो मजहबी पक्ष है, FIR मैं पढ़ रही थी, उसमें दावा किया था इन लोगों ने कि रैली में जो है आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे। लेकिन जैसा इन्होंने बताया, और FIR में भी ये बात साफ लिखी है कि किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक नारा या फिर आपत्तिजनक गाने उस रैली में नहीं बजाए जा रहे थे। वो रैली पूरी तरह से शांतिपूर्वक निकाली जा रही थी। इस हमले का जो मास्टरमाइंड है वो है मतलूब खान। मतलूब खान जो है PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सदस्य है। ये प्रतिबंधित एक संगठन है जो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के ऊपर काम कर रहा था। तो ये जो सुनियोजित करौली दंगे हुए उसमें मतलूब खान मास्टरमाइंड रहा, और उन्हीं के इशारों पर आकर इन मजहबी लोगों ने जो इनके साथ बचपन से पले बड़े हैं उन लोगों पर हमला कर दिया और जान लेने की पूरी कोशिश की। करौली में जो कुछ हुआ, क्या आप लोग उसको भूल सकते हैं क्या? योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल लागू कर रखा है, यानी जिसके तहत जो है दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन जब यही कानून दूसरे राज्यों में लागू करने की बात आती है तो अरफा खानम और मोहम्मद जुबैर जैसे कुछ बुद्धिजीवी मुस्लिम लोग कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा या नहीं ये तो कोर्ट तय करेगा। तो क्या यही बात इस रैली पर लागू नहीं होती थी? अगर इनको आपत्ति थी भी रैली निकलने से तो ये FIR दर्ज करवाते, उसका वीडियो बनाते, कोर्ट के पास जाते। आखिर कानून और संविधान भी तो यही कहता है। यही लोग जब ऐसे हिंदुओं पर हमला करते हैं, उपद्रव करते हैं, तब इन्हें ना कानून याद आता है, ना संविधान, ना कोर्ट। लेकिन जब बात बुलडोजर चलने की आती है तो यही लोग उछलते हुए आते हैं और कहते हैं कि कोर्ट तय करेगा। आप उस रैली में मौजूद थे, बाइक रैली पर, जब ये जिहादी हमला हुआ था? बिल्कुल मैम, मैं उसमें सबसे आगे था। जब जरा वो मंजर समझाइए, वो कैसा रहा? वो एक बहुत बुरा मंजर था जिसमें बाइक रैली बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही थी। उसमें काफ़ी DJ वगैरह भी, सारी चीज़ें भी थे। लेकिन कुछ सामाजिक तत्वों ने, जिहादियों ने अपने स्टार्टिंग से ही जब रैली को यहाँ से आगे जाने दिया, जब रैली प्रॉपर बीच में आ गई है तब इन्होंने जब उनके पास वापस जाने का रास्ता भी नहीं बचा। बिल्कुल भी जाने का रास्ता नहीं था, बैक होने का रास्ता नहीं था, क्योंकि बाइकें एक दूसरे से अड़ के बिल्कुल बाजू में चल रही थी, तो स्पेस भी नहीं था भागने के लिए। तब इन लोगों ने मौका देख के और अपनी छतों से इतनी बड़ी बड़ी पट्टियाँ, कम से कम ज़्यादा नहीं ना, चीरियाँ होती हैं जो घर पे डालते हैं अपन, वो चीरियाँ तक सरकाई हैं। वो तो भगवान श्री राम जी की कृपा रही हम पे, जो हमारी कोई ज़्यादा क्षति नहीं हुई। कुछ लोगों में चाकू से घोपी भी किए इन्होंने, तलवारें। इन लोगों का पूरा षड्यंत्र, सोचा समझा षड्यंत्र था। अपनी दुकानों में बंदे अंदर घुसेड़ रखे थे इन्होंने, कम से कम एक दुकान में 30 आदमी जिनके पास तलवार, धारदार हथियार थे, उन्होंने डायरेक्ट आक्रमण किया है। जैसे ही ऊपर से पत्थर गिरे हैं, उसके बाद बाइकें गिर गई हैं, लोग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वो अपनी शटरों को खोल के और डायरेक्ट अटैक किया है उन लोगों ने।
और डायरेक्ट अटैक करते ही डंडे, पत्थर और तलवार जो भी उनके हाथ में थी उनसे हमला किया है। काफ़ी लोगों के तो हमारे 2, 4, 5 भाई थे, उनकी स्थिति ऐसी कर दी थी। एक अमित जी भाई साहब थे, उनकी स्थिति ऐसी कर दी थी कि उनको यहाँ से पल्ली जो होती है अपने कट्टा, उसमें रख के लेके जाना पड़ा था हॉस्पिटल। इतना क्षतिग्रस्त कर दिया था। एक भाई था जिनको वो लोग उस शटर के अंदर खींच रहे थे जिससे उनको मारा जा सके, जान से ख़त्म करने की पूरी स्कीम थी। मेरी ना एक चीज़ समझ से बाहर है कि इन्होंने ये हमला किया क्यों। आपके पास कोई जवाब है इसी मानसिकता का, ये जो हमला हुआ इसका? आज तक करौली में ऐसा कभी भी कोई हमला नहीं हुआ था। ये इन लोगों की सोची साजिश थी जिसके तहत ये आम जन में भय प्रकट करना चाहते थे और अपना साम्राज्य जो है वो एकत्र करना चाहते थे। इनके अंदर भय घुसेगा तो ये मकानों को खाली करेंगे, यहाँ से पलायन करेंगे, ये सारी मंशाएं थी इनकी। हम आगे पावरफुल होंगे, हमारे लोग ज़्यादा अग्रेसिव रहेंगे, ये सारी चीज़ें इनकी मानसिकता थी, सोची समझी, जिससे हमारा करौली धीरे धीरे बैकवर्ड एरिया में तो है आज भी, और ज़्यादा बैकवर्ड एरिया में आए और यहाँ के जो समझदार पढ़े लिखे बंदे हैं, लोग हैं, वो यहाँ से भागें, दूर जाएं यहाँ से और करौली खाली हो और इन लोगों का साम्राज्य यहाँ पे स्थापित हो। इसलिए इन लोगों ने ये सोची साजिश की थी। तो आज इस घटना को 3 साल होते आ रहे हैं, न्याय तो नहीं मिला है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हिंदुओं की स्थिति कैसी है? क्या इस घटना का उनकी मानसिकता पर कोई असर पड़ा? क्या वो पलायन कर रहे हैं? हाँ, आज भी काफ़ी डॉक्टर करोलीलाल जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी इस संदर्भ को काफ़ी तरीके से उठाया था कि करौली से लोग पलायन कर रहे हैं। स्थिति ये है, आज आप चलो यहाँ की दुकानें तो खुल गई जो बंद हुई थी, लेकिन आप आज डोलीगार में जाके हिंदुओं की दुकानों को देखो, जैसी की जैसी पड़ी हुई हैं, जैसे उनमें आग लगी थी उसी स्थिति में आज वो पड़ी हुई हैं और सेम वही कंडीशन है। और आज अगर आप जाके देखोगे तो उन पर अतिक्रमण हो चुका है उन लोगों का, वो अपनी बकरी वगैरह बांधने लग गए हैं और उन्होंने अपने कब्जा उस पर दर्शा दिया है। आने वाले समय में वो दुकानें उन्हीं की पास चली जाएंगी क्योंकि एरिया भी उन्हीं का है। ना सरकार सुन रही है, ना यहाँ का कोई प्रशासन सुन रहा है, ना कोई भी सुन रहा है, जबकि डबल इंजन की सरकार है। ऊपर सरकार है, हिंदुत्व का दावा करती फिरती है। ये दावे यहाँ पे जाके खोखले हो जाते हैं। इस 2 अप्रैल की घटना पे जाके सभी मौन हैं, आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। हमारे मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि करौली का जो व्यक्तिगत चुनाव जो लड़ा गया था विधायक का, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पांडाल से अपने ऊपर वहाँ खड़े होकर उन्होंने स्पीच दिया था कि 2 तारीख के दंगों के गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। करौली में जो कुछ हुआ, क्या आप लोग उसको भूल सकते हैं क्या? लेकिन आज 2 साल हो चुके हैं, उस FIR में एक इधर से उधर भी नहीं खिसकी है वो FIR। न्याय तो बहुत दूर की बात है, आज भी लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं। 40-40, 50-50, 60-60 दिन जेल में रह के आए हैं निर्दोष बच्चे। आज वो डेली पेशियों पे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी नेता सभी चुप हैं, सभी जो भी हमारे सामाजिक संगठन है वो भी चुप हैं इस 2 अप्रैल पे। और मैं तो सभी से गुजारिश यही करना चाहूँगा कि इस 2 अप्रैल की घटना को आप संदर्भ में लें और इन जो बेगुनाह हैं उनको न्याय मिले, और जो जिहादी आज भी खुली मानसिकता से डोल रहे हैं ना, उनको सज़ा मिले, बस यही है। तो यहाँ पे 2 बातें मेरे समझ आई। एक तो जो इनकी जिहादी मानसिकता, जो लोग ये कहते रहते ना कि बुद्धिजीवी मुस्लिम, एक बार इस बात को सुन ले। करौली में जो उनकी साजिश चली पलायन की, और इसका असर भी कहीं ना कहीं हिंदू मानसिकता पर देखने को मिला। एक बार आप खुद सुन ले इस बयान को उनके। और जो भाजपा सरकार बार बार ये हिंदुत्व का नारा लेकर जुमले लगाती फिरती है, क्या उसको याद नहीं आ रहा कि 2022 में यहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ था? 3 साल होते आ रहे हैं। जो चुनाव व्यक्तिगत लड़े गए थे, भाजपा सरकार जिन मुद्दों पर आई थी, क्या वो अपने मुद्दे भूल गई? उसको याद नहीं आ रहा कि यहाँ पे न्याय देना है? एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब रैली पर हमला फूटाकोट से गणेश गेट के मार्ग में हुआ, तो उससे काफी दूर स्थित तांबे की टोरी में हिंदुओं की दुकानों को क्यों निशाना बनाया गया? ना तो वहाँ रैली थी, ना ही झगड़े का कोई माहौल। रैली पर हमले के बाद टोरी में हुआ हमला इसके पीछे की मानसिकता और इनकी प्लानिंग को बताता है। ये तांबे की टोरी नाम का मोहल्ला है, ये करौली का सबसे संवेदनशील इलाका है। कारण आप समझ सकते हो, यहाँ सभी दुकानें हिंदुओं की हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल के दबाव और पलायन के कारण सभी दुकानें मुसलमानों की हो गई। लेकिन कुछ दुकानें अभी भी हिंदुओं की थी।
जिस 2 अप्रैल को रैली पर हमला किया गया उस दिन यहाँ कोई तनाव नहीं था, लेकिन इन्हीं चौराहों पर रात दिन बैठने वाले मजहबियों ने 50 साल पुरानी हिंदू दुकानों को आग लगा दी। अब सोचिए क्या लोग होंगे जो रात दिन आपके मोहल्ले में बैठते हैं और एक दिन आपकी ही दुकानों में आग लगा देते हैं। एक दुकान करौली के राधे मदन मोहन जी महाराज ट्रस्ट की थी जो वल्लभ की हुआ करती थी, जिसे हिमेंद्र चलाता था। दूसरी दुकान सुरेश की थी। दोनों दुकानों को आग लगाई गई। इससे पहले इन दोनों दुकानों के साथ साथ नरेंद्र की दुकान को लूटा गया। लाखों रुपए का सामान लूट लिया, फिर दुकानों को आग लगा दी। टौरी के इस चौराहे पर ढोलीखार की भीड़ तो थी ही। यहाँ पर करौली परकोटे के मासलपुर दरवाजे के बाहर चौबे के बाग से भी मजहबी भीड़ आई। ये इलाका भी कभी हिंदुओं का था, लेकिन सरकार की अनदेखियों के कारण धीरे धीरे इसकी डेमोग्राफी बदल गई। आप यहाँ के माहौल का अंदाजा लगाइए कि दुकानों को लूटने और आग लगाने वाले लोगों की ये भीड़ इस चौराहे से आगे बढ़कर टौरी मोहल्ले के अंदर के चौराहे चौगान की अथाई तक पहुंची। दबी खबरें तो ये भी है कि भीड़ में कुछ लोगों ने नारे भी लगाए कि अगर यहाँ पर रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है। ये भरोसे को तोड़ने की ऐतिहासिक कहानी है कि रोज आंखों के सामने बैठने उठने वाले ढोलीखार के लोगों की मजहबी भीड़ ने टौरी मोहल्ले की दुकानों को लूटकर आग लगा दी और नारे लगाए। लेकिन चुनाव में हिंदू वोट पाने वाली भाजपा ने आज तक इस मोहल्ले में एक पुलिस चौकी की स्थापना जैसे कदम तो छोड़ी, नियमित पुलिस की गश्त का इंतजाम तक नहीं किया है। ना यहाँ जांच हुई, ना न्याय हुआ। कहने को भाजपा की सरकार है। करौली में जो कुछ हुआ, क्या आप लोग उसको भूल सकते हैं क्या? उस दिन जो घटना हुई 2 अप्रैल को, जो दंगाइयों ने जिहादी हमला किया, उस समय आप थे यहाँ पर मौजूद थे? बिल्कुल, मैं मेरी दुकान पर बैठा हुआ था। इधर मेरी दुकान फूटाकोट पे है, रमेश चंद पटवा के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे पहले किराने की दुकान और दूध की दुकान मेरी ही पड़ती है फूटाकोट पर। ये नीचे के लोग जितने भी हैं सारे मोमडन एरिया हैं। नीचे का हटवाला बाजार प्लस ये अपने खार जिसको बोलते हैं, तो इसमें सारे मोमडन से रहते हैं। मुसलमान में आपको मिलेंगे, एक तो हैं अपने लखेरे, एक है बांस वाले, एक है नाई, एक है मच्छी वाले। ये 4 बरादरी यहाँ हैं सर। जिन लोगों के लिए बाहर से जो लोग भी आए थे वो भी अलग थे, उन्होंने बांस वालों ने उपलब्ध कराए उनके लिए। यहाँ पे जो स्थानीय जो मुस्लिम थे वो तो थे, उनके साथ बाहर के लोग भी आए थे। बाहर के इधर के पत्थर फेंकने वालों, बजीपुर गेट के और ढोलीखार थे जो पत्थर फेंकते थे। आज के ज़माने में, आज की तारीख में पत्थर ढोलीखार और बजीपुर गेट वाले फेंकते हैं। कब भी लड़ाई होती है और पहले पत्थर फेंकते हैं। तो उस समय कैसा माहौल, क्या मंजर था जब ये हमला, जिहादी हमला हुआ? दुकान पर बैठे हुए थे तो नीचे से सैकड़ों बांस ने लेके लट्ठन ने लेके आए और मेरी दुकान को तोड़ते हुए सारे शीशे तोड़ दिए और सारे माल को लूट के ले गए। हाँ, ये शीशा टूटे हुए ना, ये सब माल को यहाँ से ले गए। दुकान है मेरी, गाड़ी जहाँ नहीं बनवाया, ऊपर का बनवाया, नीचे का नहीं बनवाया। ये दोनों शीशे दोबारा बन गई है। और अंदर भी आपकी दुकान में अंदर तोड़फोड़ की थी? फिर हमने शटर बंद कर दिया और हम लोग अंदर भीतर घुस गए। तो लोग बाहर ने 2-4 ने तो कही भाई इस दुकान को रहने दो, इस दुकान को रहने दो, लेकिन नहीं माने। मुझे कोई कह रहा कि अब्दुल करीम ऐसे नाम ले रहे थे। हम क्या जानते कौन है, हम तो दुकान में अंदर बैठे। अब उन्होंने बोला नाम, हमने लिखा दिए। अब नाम का आदमी नहीं मिले, खाए उनका क्या पता ठिकाना है, लोगों को क्या पता रहता है कौन कहाँ रहता है। न्याय की क्या स्थिति है? न्याय स्थिति है, मेरा केस चल रहा है। मेरे बच्चों को उल्टे खिलाफ केस उन्होंने लिखवा दिए। नाम जो धर्मेंद्र को इनका नाम लिखा हुआ है, जबकि केस मेरा था। मुझे एक पैसा नहीं मिला, लोगों के लिए सबके लिए पैसे मिल गए। आज तक मेरा केस चल रहा है। पेश की कॉपी मेरे पास मौजूद है। केस आज की तारीख पेशी पे हाजिर हो रहा हूँ मैं, और कोई सुनवाई नहीं हुई। सर्किट हाउस में 8 दिन तक मैं वहाँ रहा। सर्किट हाउस में राज्य ने मुझे खूब विश्वास दिलाया कि आपको पैसा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये जो मेरे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं, ये जो उस बाइक रैली में जो है सबसे आगे रथ पर थे, और तो मैं इनसे जानूंगी कि उस दिन जो है एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसा मंजर था वो, उस समय क्या हुआ था? बहुत भयावह मंजर था। यहाँ से शांतिपूर्ण रैली जा रही थी। कुछ लोगों ने छत पे से पथराव करना चालू किया था और आगे जाके भी उन्होंने लोग इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने गड़ासी, डंडे, पथराव बहुत ज़्यादा किया था। लोगों को भगने के लिए जगह भी नहीं बची थी। यहाँ पर मतलब हर घर पर लगभग 20 या 30 लोग मतलब हर घर की छत पे थे, और उन्होंने लगातार मतलब एकदम पत्थरों की ऐसी बरसात हुई कि उसमें हमारी 40-45 व्यक्तियों के लगी। ये मदन मोहन जी का मतलब धन्यवाद मानते हैं कि कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई, वरना बहुत बड़ी कोई घटना भी हो सकती थी, क्योंकि पत्थरों की जो साइज थी, वो बड़ी बड़ी पट्टी जो आती हैं वो मतलब वो भी गिराई गई ऊपर से। तो
ये मेरे को पता चला कि स्थानीय लोगों ने मुझे अभी बताया कि आप और ये जो समुदाय है ये बचपन से आपका बचपन साथ में बीता है, होली दिवाली जैसे ईद जैसे त्यौहार आप लोगों ने साथ में मनाए, तो इस तरह का हमला फिर कैसे क्यों इन लोगों ने किया? सभी हमारे मित्र थे, सब क्लास में क्रिकेट खेलने वाली ये भी टीम थी, इनके साथ हम बहुत मतलब बहुत अधिक, ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिसको हम नहीं जानते हों। और जानने वालों ने ही हमला किया और जानने वालों ने ही हमला किया था, यही सबसे ज़्यादा दुखद है। उस 2 अप्रैल से घटना से पहले से ये सब हमारे मित्र थे, लेकिन आज हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब मेरे को आप ये बताइए कि ये जो हमला है इसके बाद से क्या हिंदुओं ने करौली से पलायन करना शुरू किया? ऐसी घटनाएं हुई जो? हाँ, कुछ घर ऐसे हैं जो बिल्कुल नज़दीक में हैं, उन्होंने यहाँ से निकलना ही मुनासिब समझा, क्योंकि जब इतनी बड़ी रैली में इतना बड़ा हमला हो सकता है पुलिस प्रशासन के सामने, तो फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ हमारे पास कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, तो उन्होंने निकलना भी मुनासिब समझा। 2-3 घर हैं जो निकल चुके हैं यहाँ से। तो जिस समय ये हमला हुआ था उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन फिर बाद में चुनाव हुए और चुनाव के बाद भाजपा की सरकार आई, तो उसके बाद जो न्याय की स्थिति है कांग्रेस सरकार में तो नहीं मिला था, तो भाजपा की सरकार में भी न्याय अभी तक भी नहीं मिला? अभी तक कोई न्याय की उम्मीद नहीं है, ना कोई ऐसा जनप्रतिनिधि है जिसने इस मामले को ऐसे उठाया हो, और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार बदल चुकी है, और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार बदल चुकी है। करौली में जो कुछ हुआ, क्या आप लोग उसको भूल सकते हैं क्या? मतलब वो की वही स्थिति है, वो की वही अधिकारी कर्मचारी वो की जहाँ यथास्थान पे वो की वही बैठे हुए हैं जो उस समय थे। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इन दंगों पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब बात करते हैं बीबीसी जैसी संस्थाओं की, जो भारत में रहकर ही भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का काम करती है। ऐसी संस्था जो गुलजार की शायरी, कबूतर उड़ाने और साइकिल घुमाने वाले वीडियो बनाती है। यही संस्था करौली आती है 2022 के दंगों की स्टोरी कवर करने और दिखाती है कि भारत में तो मुस्लिमों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जबकि उस दिन क्या हुआ था ये करौली का हर बच्चा, हर इंसान जानता है। आज के ज़माने में, आज की तारीख में पत्थर ढोलीखाल और बजीपुर गेट वाले फेंकते हैं, कब भी लड़ाई होती है और पहले पत्थर फेंकते हैं। ना सरकार सुन रही है, ना यहाँ का कोई प्रशासन सुन रहा है, ना कोई भी सुन रहा है। इस 2 अप्रैल की घटना पे जाके सभी मौन हैं, लेकिन आज 2 साल हो चुके हैं। उस FIR में एक इधर से उधर भी नहीं खिसकी है वो FIR। न्याय तो बहुत दूर की बात है। मेरा केस चल रहा है, मेरे बच्चों को उल्टे खिलाफ केस उन्होंने लिखवा दिए, नामजोर, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई न्याय की उम्मीद नहीं है, ना कोई ऐसा जनप्रतिनिधि है जिसने इस मामले को ऐसे उठाया हो, और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार बदल चुकी है। सरकार ने कोई अभी तक भेजा है ऐसा आदमी जो पूछ सके कि भाई क्या हुआ है इनके साथ, एक बार पता तो लगा के आओ। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, ये मान लो। आज 3 साल होगा, 1% हमको न्याय नहीं मिला, पूरा प्रशासन मिला हुआ है, पूरा पॉलिटिक्स मिला हुआ है। हमको न्याय चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये बताओ। करौली में जो कुछ हुआ, क्या आप लोग उसको भूल सकते हैं क्या? भाजपा ने तो नैरेटिव दिया था ना हिंदुत्व का, नहीं सहेगा राजस्थान का नारा लगाते हुए आई थी, तो कहाँ है न्याय? आज तक क्यों 2022 के दंगों की चार्जशीट तक पेश नहीं हुई, एक चालान तक पेश नहीं हुआ? और बात करते हैं न्याय की, ऐसे देंगे न्याय? 3 साल होते आ रहे हैं उस घटना को, लेकिन सरकार ने उस पर कोई सुध नहीं ली है। मतलब किस तरह का न्याय? या फिर हम मान ले कि भाजपा सरकार भी झूठे वादे करती है और जब सत्ता में आती है तो अपने वादे भूल जाती है, हिंदुओं को भी भूल जाती है और पीड़ितों को भी और न्याय को भी। करौली में जो कुछ हुआ, क्या आप लोग उसको भूल सकते हैं क्या?